होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आपको लास्ट लेक्चर में बोर मॉडल का होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बेटा, सेक्शन सी आपको होमवर्क में दिया। तो सी सेक्शन में डिस्कस करूंगा। सारे फॉर्मूले बेटा आपको बताए हुए हैं, आराम से हर फॉर्मूले को याद करना है आपको, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर C1, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन वुड बी। वैसे तो क्या है कि हम इंडिपेंडेंटली भी रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमें कंपैरिजन करने को कह रहा है। तो बेटा रेडियस ऑफ लिथियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो इसने बोला है, फोर्थ ऑर्बिट 0.529 इंटू फोर्थ ऑर्बिट चाहिए, फोर्थ, इसका मतलब n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर 3 क्यों लगाया मैंने, स्क्वायर नहीं है 3 है, क्यों लगाया, n स्क्वायर बाय z। 0.529 इंटू इसका n क्या है, थर्ड ऑर्बिट, 3 स्क्वायर और z क्या है 1, तो ये कैंसिल। ये बेटा r लिथियम 2+ और ये दिया है x, कितना आ गया है ध्यान से देखो, 16/27। तो बेटा r लिथियम 2+ होगा 16/27 x। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसके बाद में आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर C2 पर। C2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H, He+, Li2+, Be2+, H, He+, Li2+, Be3+। इन सब में आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें z वेरी कर रहा है 1 2 3 4। जैसे जैसे z बढ़ेगा, n स्क्वायर बाय z है ना, n बेटा कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्बिट, z बढ़ेगा तो रेडियस कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा z किसका है, ठीक है, तो रेडियस का ऑर्डर h, He+, Li2+ और Be3+। ये है क्वेश्चन नंबर C2। नाउ क्वेश्चन नंबर C3, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन रेवोल्यूशन अराउंड द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। आपको बताना है टाइम पीरियड t इन सेकेंड ऑर्बिट, t इन थर्ड ऑर्बिट, इसका रेशो। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेवोल्यूशन, और ये बेटा प्रोपोर्शनल होता है किसके, n³ बाय z स्क्वायर, n³ बाय z स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट में, n³ बाय z स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट में। 2 और 3 वो ऑर्बिट लिख दिए मैंने। ठीक है, z तो बेटा सेम है दोनों का, हटा दो इसको। n³ सेकेंड ऑर्बिट का n³ 8, 2³ थर्ड ऑर्बिट का 27, खत्म। 8/27, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हमें बताना है विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप, एनर्जी का रिलेशनशिप है बेटा C4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ये सब आपको बताना है। ठीक है, अभी बता देते हैं। E1 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -13.6 EV और E2 ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू -13.6 E2 यानी सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, z स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर मतलब -13.6 EV। तो हाइड्रोजन का E1 और हीलियम के E2 इन दोनों की एनर्जी सेम है। सिमिलरली E3 ऑफ लिथियम 2+, इसकी एनर्जी भी -13.6, 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर यानी सेम होगी। तो कौन सा आंसर सही होगा बेटा इसमें, बॉम्बे, बी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर C5। C5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम। एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम में होता है NH/2π, वेयर n इज इंटीग्रल वैल्यू। तो 1.5h/2π का मतलब 3h/2π, ए करेक्ट है, पॉसिबल है। 0.5h/π का मतलब क्या हुआ, h/2π, ये भी सही है। 1.25h/2π ये बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.25h/π का मतलब हुआ
5h अपॉन 4 पाई ये परमिसिबल वैल्यू नहीं होगी. कमिंग टू C6 क्वेश्चन. If velocity of electron in first orbit of hydrogen is v, velocity in this velocity v is proportional to z by n. तो देखो ध्यान से, जब आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे बेटा तो प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन बताए थे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन देने से क्या होता है, फॉर्मूला भी चेक हो जाता है और फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. तो प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, फालतू कैलकुलेशन नहीं होती. अब यही आपसे वेलोसिटी कैलकुलेट कराए तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो फिलहाल क्या रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अपॉन, पूछ क्या रहा है इसमें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, वेलोसिटी इन लिथियम 2+. हाइड्रोजन में बेटा कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट. First orbit of hydrogen atom is V. It is Z by N, 1 by 1 upon, पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, 3 by 3. ये तो 1 हो गया. इसका मतलब लिथियम 2+ में जो वेलोसिटी है वो हाइड्रोजन के बराबर यानी V ही होगी. तो आंसर क्या आएगा बेटा, A. क्वेश्चन नंबर C7 में, if the potential energy of hydrogen electron is -3.02, which of the following excited level is in electron present. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है बेटा 2 of E यानी -13.6 z² अपॉन n² इंटू 2. ये होता है फॉर्मूला. एनर्जी का तो याद है ना, ठीक है, थोड़े बहुत साइड के फॉर्मूले हम उससे बना सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -3.02 EV इज इक्वल टू -13.6 इंटू किस दिया हुआ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है हमसे एक्साइटेड लेवल, कौन सा एक्साइटेड लेवल है. ठीक है, एक और प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में मैं. ये हो गया बेटा 2 इंटू जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, n², तो n की वैल्यू होगी 13.6 इंटू 2 अपॉन 3.02 अंडर रूट. सॉल्व कर सकते हैं आप इसको किस तरह से, 13.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 3.02, ये आएगा बेटा 3. n इक्वल टू 3 है. नाउ द क्वेश्चन इज ट्रिकी. ट्रिकी क्या है, अगर आप n इक्वल टू 3 यानी थर्ड आंसर लिख देते हैं तो एक गड़बड़ होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड लेवल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ऑर्बिट कौन सा है, आपसे पूछ ये रहा है कि इसका एक्साइटेड स्टेट कौन सा है. और जब n इक्वल टू 3 आता है बेटा तो एक्साइटेड स्टेट होता है क्या, 2. द आंसर इज B, सेकेंड एक्साइटेड लेवल. समझ में आई बात, यस. इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर C8. C8 क्या है देखो, C8 में the energy of hydrogen atom in its ground state is -13.6 E1 -13.6 EV दिया हुआ है. then in which of the then the energy of level corresponding to n equal to 5 is, n equal to 5 में एनर्जी पूछ रहा है, E5 ये होगा -13.6 इंटू 1² अपॉन 5², तो -13.6 अपॉन 25 EV. सॉल्व करके आप इसमें आंसर बता सकते हैं, और इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ए ऑप्शन यानी 0.54 EV के आसपास आएगा. C9th क्वेश्चन. In a certain electronic transition, hydrogen atom from initial state 1 to 2 final state, the difference in orbit radius 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, R1 R2 इसका रेडियस है, और इसका डिफरेंस दिया है R1 - R2. ठीक है, क्या दिया हुआ है,
R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 24 टाइम्स R0 यानी 24 इंटू 0.529। तो पूछ क्या रहा है हमसे, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। अभी चेक कर लेते हैं। 0.529 इंटू n1 स्क्वायर 0.529 n2 स्क्वायर 24 इंटू 0.529, 0.529 कैंसिल, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 21। कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ इसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं? अगर मैं 5 to 1 ट्रांजिशन लगा दूं तो 25 माइनस 1 24 होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट इस गिवन डेटा के हिसाब से। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है C10। C10 क्या है देखो, इन हाइड्रोजन एटम जंप आयनाइजेशन दी हुई है फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2 में कूदता है। ठीक है, अच्छी बात है। द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इन दिस प्रोसेस, फोटोन जो इसमें से निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? तो सिंपल आपसे पूछ रहा है E4 माइनस E2। ठीक है, ये होगा बेटा 13.6, 1/4 माइनस 1/16, 13.6 इंटू 16 आएगा तो ये हो गया 3/16। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 24 2.55 EV के आसपास इसका आंसर होगा बी, बॉम्बे ऑप्शन। नाउ C11 क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूं। मैच द फॉलोइंग। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशंस बेटा दिए हुए हैं, उनको आपको मैच कराना है राइट में कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन सही मैच के दिए हुए हैं। ठीक है, देखो, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं C11। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ए। हीलियम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तो ये होगा -13.6 इंटू 2 स्क्वायर यानी -54.4 EV। कौन सा ऑप्शन है बेटा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से बी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल एनर्जी -27.2 EV। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद सी ऑप्शन बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइज स्टेट, काइनेटिक एनर्जी चाहिए सेकेंड एक्साइज स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 में तो ये हो जाएगा 13.6 और किसकी एनर्जी चाहिए? हीलियम प्लस की, 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 4 इंटू 13.6 अपॉन 9। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए ईवी। सॉल्व कर लें ऑप्शन, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 6.04 के आसपास ये ऑप्शन मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देख के। और डी ऑप्शन है बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस IP, ये होगा 13.6 इंटू 2 स्क्वायर यानी 54.4 वोल्ट। पोटेंशियल है, वोल्ट में होना चाहिए। अब ऑप्शन मैच कराएं तो ए का ऑप्शन बेटा -54.4 है और ये है फोर्थ ऑप्शन। बी का ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी का -27.2, ये कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। सी का है बेटा फर्स्ट और डी का है थर्ड, इसका मतलब आंसर होगा सी ऑप्शन। C12 क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth स्टेट इज दिस। तो nth स्टेट में सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की एनर्जी, आपको बताया था किसी भी एटम की एनर्जी होती है हाइड्रोजन की एनर्जी इंटू Z²। हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट में एनर्जी दी हुई है En, आपको चाहिए हीलियम की तो ये होगी 4En, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट ऑप्शन। C13 क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स है बेटा, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू अपोजिट चार्ज सिस्टम इंक्रीज विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R।
याद रहे जब अपोजिट चार्ज हैं तो ये टर्म होगा नेगेटिव अपॉन आर। ठीक है, क्यों नेगेटिव? क्योंकि Q1 Q2 में से एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्ज विद साइन सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ये आपको थ्योरी में बताया था। तो माइनस अपॉन आर। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, डिक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे ऑब्वियसली ये जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन कैसा है? नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर -20 इज लेस देन -10। यस, तो क्या कह रहा है इसमें, डिक्रीज इन डिस्टेंस अपोजिट चार्ज सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। When an electron make transition from higher orbit to lower, its kinetic energy increase. Yes, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा z² अपॉन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो n अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। When an electron make transition from lower energy to higher energy, its potential energy increase. लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्या लिखा हुआ है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 eV photon can free an electron from first excited state of helium plus ion. हीलियम प्लस की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? -13.6 2 स्क्वायर अपॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट, 2 स्क्वायर -13.6 eV। तो हीलियम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -13.6 है, और आपने 11 eV का फोटोन अगर इसको मारा, ठीक है, 11 eV का फोटोन अगर इसको दिया, तो क्या इसकी एनर्जी जीरो होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको आयनाइज कराने के लिए इस हीलियम प्लस है, हाँ, n इक्वल टू 2 से इसको आयनाइज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 13.6 eV होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि 11 eV से ही काम हो जाएगा। द आंसर इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, बाकी दोनों सेकंड थर्ड ट्रू, और उसके बाद जो फोर्थ है वो फॉल्स है, और इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी, बॉम्बे। तो ये पूरे 13 क्वेश्चन हैं बेटा जो ये डिस्कस करके आपको बता दिए। हाँ बच्चों, ठीक है आप लोग? वेलकम इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट लेक्चर में आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बेटा समझाया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। रियल लाइफ में इस समय बहुत सारे एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम के हैं। हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रम में सबसे सिंपल टाइप का स्पेक्ट्रम है, और वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो एटम्स के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा वो लाइन के नेचर के ही होते हैं, उसमें डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन। तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को बाय हीटिंग या बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हीट किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाती है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन स्प्लिट होने के बाद उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं, इन रेडिएशंस को हमने आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, व्हेन वी एनालाइज दीज रेडिएशन, इसमें डिस्क्रीट वेवलेंथ होती है, एंड दिस पैटर्न इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने स्टार्टिंग में H2 ले लिया और इसको एनर्जाइज किया, इसको एनर्जी दी, तो इससे बने बेटा हाइड्रोजन के एटम्स, और इसमें से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, इन रेडिएशन से हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। और जैसा कि आपको बताया ही था कि हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, हर डिफरेंट टाइप के एटम का। तो हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसी दूसरे एलिमेंट से, किसी दूसरे एटम से मैच नहीं करेगा, वो डिफरेंट होगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके जैसे स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ मैंने उसके जैसे वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के नेचर का है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है उसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन से मैच करता हुआ स्पेक्ट्रम होगा,
वेवलेंथ ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, जो हम लोग अभी इसके आगे समझेंगे। तो इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से निकलने वाली वेवलेंथ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया बामर ने, ठीक है, लेकिन उसको फॉर्मुलेट किया एक स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट था। स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट वो जो स्पेक्ट्रम की एनालिसिस को करते हैं, स्पेक्ट्रम की एनालिसिस जिनका सब्जेक्ट होता है वो होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट। तो जिन्होंने इसको स्टडी किया वो थे रिडबर्ग। रिडबर्ग ने इन वेवलेंथ्स को यूज करके एक रिलेशन बना दिया। किस तरह का रिलेशन? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन was formulated by रिडबर्ग। रिडबर्ग ने ये कहा कि हाइड्रोजन से निकलने वाली जो वेवलेंथ हैं उनके लिए हम ये फॉर्मूला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया। ये फॉर्मूला कैसे? डिफरेंट वेवलेंथ हैं, उनको एनालाइज किया, उनको नंबर्स के हिसाब से मैनिपुलेट किया। इसको बोलते हैं डेटा फिटिंग। मतलब डेटा आपके पास है और आपको बताना है कि फॉर्मूला उसके लिए क्या हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 2 पॉइंट है बेटा x1 y1 एंड x2 y2 और आपसे कहा जाए कि इनसे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देनी है, तो आपको क्या बताना है? उन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या है? एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है। तो जो वेवलेंथ इसमें से निकल रही हैं उसकी अगर हमें रिलेशन चाहिए तो वो रिलेशन इस रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया और उसने यहां पे एक कांस्टेंट यूज किया RH। RH को बोला गया रिडबर्ग कांस्टेंट। इट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 एंड N2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें N1 इज लेस देन N2। ये एक फॉर्मूला रिडबर्ग ने इस वेवलेंथ को एनालाइज करके बनाया। मैं फिर याद दिला रहा हूं, ड्राइव नहीं किया, ये डेटा फिटिंग है, डेरिवेशन नहीं है। यही तो प्रॉब्लम थी कि ये फॉर्मूला इनको एक्सप्लेन अगर कर रहा है तो ये फॉर्मूला आया कहां से? इसके लिए कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड वो तो मिल ही नहीं रहा है। इसी फॉर्मूले को बोहर ने अपनी थ्योरी से डराइव किया और इसलिए हम कहते हैं कि बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये डिफरेंट वेवलेंथ आ रही हैं, ये सब कैसे कैलकुलेट होती हैं मैं बताऊंगा। ये जो वेवलेंथ आ रही हैं ये वेवलेंथ इस फॉर्मूले से दी जा रही हैं। ये फॉर्मूला पहले आ गया, लेकिन इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड क्या है? मैं अगर कोई फॉर्मूला आपके सामने लिख दूं तो आप ये तो पूछेंगे सर फॉर्मूला आया कहां से? आपने फॉर्मूला यूज किया, सवाल सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला कैसे आया? उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है? ठीक है ना? या तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करूं जो आप पहले से जिसका डेरिवेशन जानते हो, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब आप जानते हो। तो लेकिन जब ये पहली बार आया होगा तो आपको ये पता चला होगा ना कि कैसे ड्राइव होते हैं। उसी प्रकार से ये जब फॉर्मूला आया तो इसका डेरिवेशन था ही नहीं, इसको ड्राइव किया बोहर ने अपनी थ्योरी से। तो हम लोग अब इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स थ्योरी। हाँ बच्चों, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिडबर्ग फॉर्मूला, वो रिडबर्ग फॉर्मूले को बोहर ने अपने मॉडल से कैसे एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूजिंग बोर्स फॉर्मूला, बोर्स मॉडल। देखो, अगर किसी एटम से, हाइड्रोजन एटम से रेडिएशंस निकल रहे हैं तो वो रेडिएशन बोहर फॉर्मूले के या बोहर मॉडल के हिसाब से तभी निकलेंगे जब
इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि बोर मॉडल का पोस्टुलेट तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करेगा। तो जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आएगा तब वो रेडिएशन एमिट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये N2 स्टेट से N1 स्टेट में आ रहा है। इनिशियल एनर्जी स्टेट is equal to N1, final energy state is equal to N2। रिवर्स लिख दिया मैंने, N2 से N1 में आ रहा है, इनिशियल एनर्जी स्टेट N2। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से नीचे जंप करता है तो बेटा एनर्जी डिसिपेट करेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट होगी? ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो electron radiate its energy delta E is equal to En2 minus En1। ये होगा, फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, -2π² m k²e⁴z² अपॉन N2² माइनस 2π² m k²e⁴z² अपॉन N1² काफी कुछ यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा बेटा। 2π² m k²e⁴h² z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। और क्योंकि ये रेडिएशन की एनर्जी है तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमने इसको लिखा hc अपॉन लैम्डा। नाउ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2π² m k² अपॉन ch³ z² 1 अपॉन N1² माइनस 1 अपॉन N2²। और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और मैं बता दूं कि इसकी वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आती है। बोर ने अपने मॉडल से, एटॉमिक मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, यानी ये फॉर्मूला जो रिडबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेस पर बनाया था उसका डेरिवेशन कर दिया। और अब आप जानते हैं कि ये एनर्जी के फॉर्मूले वगैरह सब कहाँ से आए हैं, इन सब का थियोरेटिकल बैकग्राउंड अब आपके पास है। जो बच्चे भूल गए हों वो रिवाइज जरूर कर लें, लेकिन ये सब चीजें हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। इस एनर्जी के फॉर्मूले को डायरेक्टली हमने यहाँ यूज किया है, जो कि आपको 2 लेक्चर पहले पढ़ाया था। ठीक है, और काम की बात सुनो, बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, Z² मतलब हाइड्रोजन जैसे और भी स्पीशी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। प्रॉब्लम तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही थी, उसने कहा लो भाई हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम भी ले लो, लिथियम 2+ का स्पेक्ट्रम भी। तो उन सब के स्पेक्ट्रम के लिए उसने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया। अब आपको पता है ये जो RH होता है, ये RH 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। और एक काम की बात मैं आपको बताता हूं, ये याद रखो, 1 अपॉन RH की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। याद करो इसको। जैसे कुछ फॉर्मूले, कुछ नंबर्स हम लोगों ने पहले याद किए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ठीक है, मैं आपको फंडामेंटली सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहा हूं, बट बीइंग अ टीचर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा मेरी है कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी बातें भी बताऊं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो RH की वैल्यू ये है, और 1 अपॉन RH होता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और N1 N2 अब आपको पता है, N1 इज द नंबर ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट एंड N2 इज द नंबर ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। तो अगर N2 स्टेट से इलेक्ट्रॉन N1 स्टेट में गिर रहा है, अपनी एनर्जी कम कर रहा है, जंप कर रहा है, तो लैम्डा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसका फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला ये, और ये बोर ने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया।
इसी एक्सप्लेनेशन के लिए जो इसने बैकग्राउंड दिया पूरा और ये एक्सप्लेनेशन किया, इसके लिए बोहर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक मेजर प्रॉब्लम थी उस समय की जो बोहर ने अपने कैलकुलेशन से सॉल्व की। हाँ तो बच्चों, हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेरियस सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई कैसे करते हैं। जब इसको पढ़ते हैं, इसको एनालाइज करते हैं तो कैसा दिखता है, ये कैसे कैसे क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है। तो ये एक एनर्जी डायग्राम मैंने बनाया है, एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन टाइप की स्पीशी के लिए। और इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 ये सारी सीरीज, ये सब लाइंस मैंने शो करी हैं। ठीक है, आप वीडियो रोक कर और ये पूरा डायग्राम आप उसमें बनाएंगे। तो पहले देख लें, फिर बाद में बनाएंगे। क्या होता है स्पेक्ट्रम, कैसे बनता है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होती है। ऐसे ही दूसरे किसी कॉम्बिनेशन में तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करे लेकिन फाइनल स्टेट कौन सी हो, 1, यानी कहीं से भी जंप करे लेकिन फाइनली कहां गिरना है उसको, 1 में, और कहीं से भी जंप करे लेकिन फाइनली गिरे 2 में। इस बेस पर इस स्पेक्ट्रम को पढ़ा जाता है। फाइनली 3 में अगर गिरता है, फाइनली 4 में अगर गिरता है, इसी तरह से 5 में अगर गिरता है ये इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन 6 में गिरता है, तो इस बेस पर कुछ सीरीज के नाम यहां बनाए गए हैं। कैसे देखें, इस वाली सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, LYMEN, लाइमन सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं BALMER, बामर सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं पाशन सीरीज। इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। दिस इज P fund, PFUND, P fund series, and this is हम्फ्री सीरीज। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिफरेंट सीरीज होती हैं। ये जो सीरीज है बेटा, ये सब इनके डिस्कवरर के नाम के ऊपर है, जिन्होंने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया। तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी स्टेट से गिरे और जंप होके कहां पहुंचना है, डायरेक्टली उसको 1 में, तो इसे कहेंगे लाइमन सीरीज। अगर 2 में पहुंचना है तो यस बामर सीरीज, 3 में पहुंचना है तो पाशन सीरीज, 4 में पहुंचना है तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में पहुंचना है तो पी फंड सीरीज, एंड देन हम्फ्री सीरीज। मेनली 4 सीरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एनसीईआरटी में 5 सीरीज के नाम हैं, पी फंड तक नाम दिए हुए। तो होता क्या है, इसके बेस पर अब आपको ये सब सीरीज के हिसाब से याद रखना पड़ेगा। तो लाइमन सीरीज मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नीचे गिरे लेकिन कहां पहुंचना है, 1 में, यानी फाइनल डेस्टिनेशन के बेस पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है। तो लाइमन सीरीज अगर मैं यहां लिखूं, लाइमन सीरीज का मतलब किसी भी n से 1 में। बामर सीरीज का मतलब किसी भी n से 2 में। पाश्चन सीरीज का मतलब n से 3 में। ब्रैकेट सीरीज का मतलब n से 4 में। पी फंड सीरीज का मतलब n से 5 में, और ऐसी हम्फ्री आप लिख सकते हैं n से 6 में। और n की वैल्यू याद रहे, जो हायर n है वो हमेशा इन नंबर से छोटा रहेगा। मतलब यहाँ n की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यहाँ n की वैल्यू 2 से ज़्यादा, यहाँ n की वैल्यू 3 से ज़्यादा, यहाँ 4 से ज़्यादा और यहाँ 5 से ज़्यादा। तो ये बेटा डिफरेंट सीरीज हैं।
अब इसमें कुछ और डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, वीडियो रोक के डायग्राम आप बना लें, ठीक है। अब देखो लाइमन सीरीज, इसमें तो कई सारी लाइन है, क्या आपको दिखाई दे रही है इसमें कितनी लाइंस होंगी? सोच के बताओ, क्या हम ऐसे काउंट करके लाइन बताएंगे 1 2 3 4 5 6? नो, यहाँ पे लाइंस होंगी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि वन में गिरना है और इनफाइनाइट टोटल थियोरेटिकल स्टेट्स हैं, तो कहीं से भी गिरे वन में आए तो थियोरेटिकल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आनी चाहिए यहाँ पे? इनफाइनाइट। लेकिन हम लोग उसमें कुछ और डिस्कशन भी करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पर एक कॉम्बिनेशन है, लाइन का कलेक्शन है, तो पहली फर्स्ट लाइन कौन सी है? यस, फर्स्ट लाइन है ये लेफ्ट वाली। सेकंड लाइन कौन सी है? इसके राइट में। मतलब सिंपल सी बात है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब 2 से 1, और सेकंड लाइन का मतलब 3 से 1, और थर्ड लाइन का मतलब 4 से 1। और अगर पूछा जाए लास्ट लाइन, तो बेटा लास्ट लाइन का मतलब है इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो दोबारा से बोलता हूं, अगर मैं लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन की बात कर रहा हूं तो कहां कूदना है? 1 में। कहां से कूदेगा? यस, थर्ड सीरीज बोला, थर्ड लाइन बोला, इसका मतलब 4 से 1। काउंट कर लो, 1 पे गिरना है तो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, तीसरी लाइन हो गई, थर्ड लाइन। ऐसे ऐसे ही बामर सीरीज में कूदना 2 पर है, तो इसकी फर्स्ट लाइन की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 3 से 2। ये बेटा लाइमन की फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसे ये बामर की फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, और भी लाइंस होंगी, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकंड लाइन मतलब 4 से 2, थर्ड लाइन मतलब, तो ये आप याद नहीं करें। अब इसको काउंट करें, जहां गिनना है, जहां पे भी ये जंप करके फाइनल स्टेट में पहुंचेगा उसमें एक ऐड करके बोलते जाएं। जैसे पाश्चन सीरीज आपने याद कर ली, एक पॉइंट कि कहां पर डेस्टिनेशन है, कहां पर किस स्टेट में कूदना है? यस, 3 में। तो फर्स्ट लाइन का मतलब 4 से 3, सेकेंड लाइन का मतलब यस नेक्स्ट 5 से 3, थर्ड लाइन का मतलब 6 से 3। ऐसे करके हमने इसको समझ लिया। ऐसे अगर पूछा जाए ब्रैकेट सीरीज फर्स्ट लाइन का मतलब, तो वो होगा 5 से 4, क्योंकि ये सीरीज कहां पे इलेक्ट्रॉन के जंप से बनती है? 4 पर जंप से बनती है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब जो जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है यानी फाइनल स्टेट, उसमें एक ऐड करके फर्स्ट लाइन आएगी। यानी लाइमन की फर्स्ट लाइन का मतलब ये 1 पे गिर रहा है ना, तो 2 से 1। लाइमन की 10th लाइन का मतलब बताओ क्या होगा? यस, 11 से 1, एक ऐड कर दो। बामर की अगर हमें सेकंड लाइन चाहिए तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 3 से 2, तो सेकंड लाइन कौन सी होगी? 4 से 2। इजीली आप फिंगर्स पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आप लोग कॉपी कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा वेरियस सीरीज के बारे में, उसी में जो मैंने आपको समझाया था ना, फर्स्ट लाइन फॉर एनी सीरीज, जो फर्स्ट लाइन है उसका मतलब टर्मिनेटिंग ऑर्बिट +1 से टर्मिनेटिंग ऑर्बिट पर। मतलब अगर 2 में गिर रहा है, फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज, तो 2 में अगर गिर रहा है, सॉरी बामर सीरीज, तो 2 में अगर गिर रहा है तो 3 से गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लाइन का मतलब टर्मिनेटिंग ऑर्बिट +2 से टर्मिनेटिंग ऑर्बिट में। यहां पे लास्ट लाइन अगर हम चर्चा करें तो लास्ट लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी से टर्मिनेटिंग ऑर्बिट में। ये लास्ट लाइन है बेटा।
एक पॉइंट और मुझे डिस्कस करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा होता है hc अपॉन डेल्टा ई। तो एनर्जी डिफरेंस अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ corresponding to minimum delta E, that is फर्स्ट लाइन। तो अगर फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज में आप देखेंगे तो उसके डेल्टा ई की वैल्यू मिनिमम होगी। कैसे मिनिमम होगी? ये बेटा देखो इन्फिनिटी है और ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स n इक्वल टू 1। मान लो लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये 2 से 1 में ये होगी ना फर्स्ट लाइन, और 3 से 1 में सेकेंड लाइन, ऐसे ही इन्फिनिटी से 1 में लास्ट लाइन। तो अब ध्यान से देख के बताओ, 1 में ही कूदना है तो सबसे कम एनर्जी किस केस में मिलेगी? फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगा वेवलेंथ, और मिनिमम वेवलेंथ corresponding to maximum delta E, that is last line। तो बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में होगी? वो होगी इन्फिनिटी से। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा तो वो होगा 3 से 2, और मिनिमम वेवलेंथ इन्फिनिटी से 2 में। बामर सीरीज बोला मैंने। तो इस तरह से आप ये टर्म्स और सीख लें, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, अब इस पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। देखो अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। इसमें भी एक चीज हम लोग और सीखेंगे। मैं लाइमन सीरीज के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज बेटा n से 1 में किसी भी ऑर्बिट से, अपर ऑर्बिट से 1 में कूदना है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की चर्चा करूं तो ये 2 से 1 में होगी। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का डिस्कशन कर रहे हैं याद रहे, जेड स्क्वायर 1 हो गया। तो आर एच 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो लैम्डा हो गया बेटा 4/3 आर एच। और आपको सिखाया था मैंने कि 1 अपॉन आर एच की वैल्यू क्या होती है? 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया 304, और ये हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ये है बेटा लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? मिनिमम। इसी तरह से अगर मैं लास्ट लाइन का डिस्कशन करूं, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन होगी बेटा इन्फिनिटी से 1 में। तो 1 अपॉन लैम्डा आर एच 1/1 1/इन्फिनिटी। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन आर एच मीन्स 912 एंगस्ट्रॉम। अब हम ध्यान से सोचें कि ये तो एक मेथड हो गया कैलकुलेशन करने का, लेकिन इसके थ्रू मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, वो ये है कि लाइमन सीरीज में पहली लाइन और लास्ट लाइन, आखिरी लाइन, इनका जो वेवलेंथ है वो 912 से 1216 एंगस्ट्रॉम में वेरी कर रहा है, और ये पूरा रेंज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। यानी हाइड्रोजन के लिए पूरी लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी कौन से रीजन में आएंगी? अल्ट्रा वायलेट में। बात समझ में आई? अब आपसे अगर पूछे किसी क्वेश्चन में तो आप ये सब सॉल्व थोड़ी करोगे, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं बामर सीरीज डिस्कस कर रहा हूं हाइड्रोजन में n से लेकर 2 तक, तो बेटा फर्स्ट लाइन के लिए यानी 3 से 2 1 अपॉन लैम्डा आर एच 1/4 माइनस 1/9। सो लैम्डा इज इक्वल टू 36/5 आर एच। इट इज 36/5 912 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ लगभग 65
64 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। तो ये है बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर हम लास्ट लाइन की चर्चा करें तो इन्फिनिटी से 2, इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/4 minus 1 by infinity. So lambda is 4 by RH means 4 into 912 angstrom. 4 into 912, तो 4 into 912 ये हो जाएगा 3648 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ये विजिबल में है, लेकिन ये विजिबल में नहीं है। तो अब मैं यहां पे आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, बामर की पहली 4 लाइंस विजिबल में आती हैं, उसके बाद की जो लाइंस हैं उनमें एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो अल्ट्रा वॉयलेट में चली जाती है, क्योंकि अल्ट्रा वॉयलेट 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है। ये फैक्ट है। तो फर्स्ट 4 लाइंस यानी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 6 से 2, ये लाइंस आती हैं विजिबल रीजन में, और बाकी जो इसकी लाइंस हैं वो अल्ट्रावायलेट में आती हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आपसे, अब ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे लाइमन सीरीज की लाइंस किस रेंज में आती हैं, तो आपका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट में। और अगर हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज की रेंज पूछे तो आपका आंसर होगा विजिबल रीजन में। अब आप कहेंगे सर आपने तो 4 ही लाइन बताई हैं, बाकी अल्ट्रावायलेट में है, तो अल्ट्रावायलेट क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग की लाइन ही इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस। स्पेक्ट्रम के डिस्कशन के लिए स्टार्टिंग की लाइंस में एनर्जी गैप्स होते हैं, वेवलेंथ डिफरेंसेस होते हैं, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लाइंस कम होते जाते हैं, तो दे आर नॉट मोर स्पेसिफिक। इसीलिए अगर आपसे नॉर्मली कहा जाए कि बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन विजिबल रेंज, यस, बट अगर कहा जाए स्पेशली इंडिकेट करके ऑल द लाइंस ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई इन विजिबल रेंज, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सारी लाइंस इसमें नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो हैं, इसलिए सीरीज किस रीजन में लाई करती है? यस, दोबारा बताएं, विजिबल रेंज में। ये थोड़ा पॉइंट आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा। होता है बेटा कई बार ऐसा, क्वेश्चन इंसान ही बना रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं इसको वो कई बार लैंग्वेज में बहुत क्लियरली नहीं लिख पाते। ऐसा हर साल जेई मेन वगैरह के पेपर में एक आध बार होता है, एक आध क्वेश्चन में होता है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। तो हम, लेकिन बीइंग अ टीचर, आपका मैं टीचर हूं, और तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आपको ये बताऊं कि बेटा कहां पर फंसने के चांसेस हैं और आपका आंसर गलत हो सकता है। हाँ बच्चों, तो अभी मैं आपको बता रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी सीरीज के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने सारे फॉर्मूले और सीरीज देख ली। फॉर्मूला बेटा काम का सिर्फ एक ही है, रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या है रिडबर्ग फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो क्या आप मुझे एक बार याद दिलाएंगे कि बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? 2, ठीक है, और लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1। ओके, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इन सब के कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए। इन सबको बेटा एक बार अच्छी तरह और समझ लें, ठीक है। यहाँ n1 n2 क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n2 से n1 में हो रहा है तो ये इसकी वेवलेंथ है, तो ये n1 n2 है। लेकिन अगर हम बोर मॉडल पर ध्यान दें तो हम ये कैलकुलेशन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डेल्टा ई n2 से n1 इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, और ये लैम्डा आएगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो मैं 12400 अपॉन डेल्टा ई n2 से n1 ये भी कर सकता हूं, और ये एनर्जी किस यूनिट में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों चलेंगे। जो क्वेश्चन में आपको इजी लगे वो आप यूज कर लो। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, देखो
calculate ratio of wavelength of second line of Lyman series to third line of Balmer series in हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, इनकी वेवलेंथ का रेशो बताना है। ठीक है, तो देखो सी हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा बेटा 1। तो पहली बात सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1। ठीक है, और N2 आपको चाहिए, तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां होगी 2 से 1, सेकेंड लाइन कहां से कहां होगी 3 से 1। तो 3 से 1 मतलब N2 की वैल्यू 3। सो 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू RH 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा 8/9 RH। इसका मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू 9/8 RH। और फिर हमें बताना है इसका रेशो किसके साथ, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 2 और आपको चाहिए कौन सी लाइन, थर्ड लाइन। तो काउंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग ऑर्बिट कौन सा है, बामर सीरीज में टर्मिनेटिंग ऑर्बिट है 2। डन। इसके बाद फर्स्ट लाइन 3 से 2, सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2। तो N2 की वैल्यू 5। सॉल्व करें, 1 अपॉन लैम्डा 2 RH 1/4 माइनस 1/25। देखो सही है ना ये। तो ये आ गया बेटा कितना 21 RH बाय 4 इंटू 25 माइनस 4, 17 RH 4 इंटू 25, 21 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू बेटा क्या हो गई 100/21 RH। ये है 9/8 RH। तो क्या आप लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपसे पूछा है। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना आ गया, ये 9/8 RH। ये रेशो आएगा इन दोनों के वेवलेंथ का। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसी भी लाइन के लिए ये कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको याद है हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज का रीजन कौन सा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में, यस अल्ट्रा वायलेट रीजन। और बामर सीरीज में क्या बोलेंगे, विजिबल रीजन। ठीक है, और बाकी सारी सीरीज में IR इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन बहुत बड़ा रीजन है रेंज वाइज, इसलिए बाकी सारी सीरीज में वो मिल जाता है। बाकी आप कैलकुलेशन से चेक कर सकते हैं।